हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। सो फ्रेंड, पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर प्रीवियस पार्ट फिनिश हुआ था। कौन इट को समझाती है कि इतने सारे पैसों में वो बहुत कुछ कर सकता है, बस उसे अच्छे से यूज़ करना पड़ेगा। इट कहता है, इतने पैसे तुम अच्छे से यूज़ करने के लिए कह रही हो, ये सिर्फ मेरे लंच के लिए है, क्योंकि इट काफ़ी रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करता था और उतने पैसे उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कम थे। कौन उसे स्ट्रीट फूड ट्राई करने के लिए कहती है। इट ने अपनी लाइफ में कभी भी स्ट्रीट फूड को ट्राई नहीं किया था, इसी वजह से वो काफ़ी झिझक रहा था, ट्राई करूं ना करूं, करूं ना करूं। लेकिन कौन के फोर्स करने पर वो ट्राई कर लेता है। फर्स्ट बाइट में उसे समझ में आता है कि सच में स्ट्रीट फूड तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होते हैं। उसके बाद इट और भी सारी डिशेस को ट्राई करता है, उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इट खुश तो तब होता है जब वो अपने अमाउंट को काउंट करता है, उसने सच में बहुत सारे अमाउंट को बचा भी लिया था। कौन इट की तरफ देखते हुए स्माइल करने लगती है, जिस पर इट कहता है, अब स्माइल करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास इतने सारे पैसे हैं, इससे तो मैं आराम से घर वापस जा सकता हूँ, वो भी टैक्सी में। जिस पर कौन कहती है, टैक्सी? इट उसकी तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए कहता है, ओके, मैं पैसे बचा लूँगा, मैं बस से चला जाऊँगा। घर वापस जाते वक्त इट कौन से कहता है, तुम्हें अपने पैसों को लेकर के बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसे इंटरेस्ट के साथ तुम्हें वापस कर दूँगा। जिस पर कौन स्माइल करते हुए कहती है, एक काम करो, अपना इंटरेस्ट तुम अपने पास रखना, बस मुझे मेरा अमाउंट लौटा देना। जिस पर इट कहता है, मैं डबल इंटरेस्ट दूंगा। कौन कहती है, अपने पास रखो, बस मेरा अमाउंट मुझे वापस कर देना। कौन नोटिस करती है कि इट आज काफ़ी अच्छे मूड में लग रहा है। देन वो उससे उसकी स्टडी के रिलेटेड बात करने लगती है कि उसे अब अपनी स्टडी पे फोकस करनी चाहिए और अपने लाइफ में कुछ बनना चाहिए। स्टडी का नाम सुनते ही इट का मूड फिर से ऑफ हो जाता है और एक बार फिर से उसकी और कौन की अच्छी वाली फाइट हो जाती है। कौन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। घर वापस आने के बाद भी कौन का माइंड इट की तरफ था कि वो ऐसा क्या करे जिसकी वजह से इट अपनी स्टडी को लेकर के सीरियस हो जाए। काफ़ी टाइम सोचने के बाद वो दौड़कर अपने डैड के पास जाती है। डैड, आपसे कुछ पूछना है। डैड कौन को परमिशन दे देते हैं, बताओ क्या पूछना है। जिस पर कौन कहती है, डैड मुझे आपसे ये पूछना है कि किसी लड़के को काबू में कैसे करते हैं। जिस पर उसका छोटा भाई चिन कहता है, ओ अच्छा, तो क्या तुमने कोई बॉयफ्रेंड बना लिया है क्या, जिसे काबू में करने के लिए तुम डैड से ट्रिक सीख रही हो। जिस पर कौन कहती है, चिन अपने काम से काम रखो। जिस पर चिन कहता है, ओह शिट, मुझे तो उस लड़के के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा है। वो कितना ज़्यादा अनलकी है ना, जिसकी गर्लफ्रेंड तुम हो। ओहो, एक बार बस उस लड़के के बारे में मुझे पता चल जाए, फिर मैं जा करके उसे समझा दूंगा कि भला वो तुम्हारे चक्करों में ना पड़े, अदरवाइज़ उसकी पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। इस पर कौन कहती है, तुम अपना मुंह बंद कर रहे हो कि नहीं, बहुत ज़्यादा बकवास भरी बातें आजकल तुम करने लगे हो। कौन के क्वेश्चन पूछने पर डैड यहाँ पर आंसर रिप्लाई करते हुए कौन को बताते हैं कि लव में इतनी ज़्यादा पावर होती है कि वो किसी भी बॉय को अपने कंट्रोल में कर सकता है। लेकिन एक बात पूछनी है, तुम ये सब मुझसे क्यों पूछ रही हो, क्या तुम्हारी लाइफ में कोई है। इस पर कौन कहती है, नहीं डैड, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, एक्चुअली मेरी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है, बस मैं ये ट्रिक किसी भी यूज़ करना चाहती हूँ। डैड के मुँह से इतनी सारी रोमांटिक बातें सुनने के बाद कौन डैड से कहती है, डैड सच में आप कितने ज़्यादा रोमांटिक हो, वो भी सीक्रेटली तरीके से, मुझे आज मालूम पड़ा। डैड बताते हैं कि वो भी पहले इतने ज़्यादा रोमांटिक नहीं थे, जब से कौन की मदर उनकी लाइफ में आई थी तब से वो रोमांटिक बन गए थे। साथ ही यहाँ पर डैड ये भी शो करते हैं कि वो अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जिस पर कौन कहती है, मैं भी मॉम को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, अगर आज मॉम हमारे साथ होती है तो वो भी कितना ज़्यादा खुश होती ना। माया के सारे फैंस मानी को घेरे हुए थे, उनके पास माया के लिए गिफ्ट थे। मानी उन्हें कहती है कि एक काम करो, तुम ये सारे गिफ्ट मुझे दे दो, माया के आने पर मैं उसे दे दूंगी। इस वक्त माया अपनी प्रैक्टिस कर रही है और उसे डिस्टर्ब करना मैं ज़रूरी नहीं समझती हूँ। माया से मिलने के लिए कौन भी वहाँ पर आ चुकी थी और वो मानी से परमिशन लिए बगैर कौन से मिलने जाने वाली थी, लेकिन मानी उसे रोक लेती है कि वो इस वक्त माया को डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। इस पर कौन कहती है कि वो माया को अच्छे से जानती है, वो बस उसे मिलना चाहती है और बात करना चाहती है। इस पर मानी कहती है, माया एक सेलिब्रिटी है, उसे तो हर कोई जानता है, हम लोग भी जानते हैं, तो इसका मतलब क्या, उठे सूते कहीं पर भी बस माया से मिलने के लिए चले जाएंगे। अरे माया से मिलने के लिए पहले डेट फिक्स की जाती है। और ये कहते हुए वो सारे लोगों से बातें करने लगती है और कौन को अच्छा मौका मिल जाता है माया से मिलने के लिए, वो चुपके से वहाँ से निकल जाती है। इधर माया अपने बॉडीगार्ड की प्रैक्टिस कर रही थी, जहाँ पर उसकी प्रैक्टिस करवा रहा था वी और माया इस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे थे कि मानो सच में वो दोनों एक दूसरे के एनिमी ही हो। वो दोनों एक दूसरे को शूट कर रहे थे और अपने आप को बचा भी रहे थे। कौन के वहाँ पर आने की वजह से वी और माया को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और दोनों मिल करके कौन को शूट करते हैं। जिस पर कौन कहती है, अब बस भी करो, क्या सच में मुझे गोली लग गई है क्या। तब यहाँ पर माया बताती है कि वो टॉय गन है,
उसमें रियल बुलेट्स नहीं थे। एंड बाय द वे खोन, इतने इमरजेंसी में तुम्हें यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत पड़ गई? खोन यहाँ पर माया को रिक्वेस्ट करके मनाती है कि वो किसी भी तरीके से ईट के साथ स्टडी करने के लिए रेडी हो जाए, क्योंकि खोन को अच्छे से मालूम है कि ईट माया को बहुत ज़्यादा लाइक करता है। तो इसी वजह से अगर माया उसके साथ में रहेगी तो वो अपनी स्टडी पे हो सकता है अच्छे से फोकस करे। जहाँ पर माया तो पहले आने के लिए मना कर देती है, लेकिन बाद में जब वी उसे मनाता है तब माया मान जाती है और वो आने के लिए तैयार भी हो जाती है। पीछे से मानी भी आ जाती है क्योंकि उसने खोन को देख लिया था। तब वो खोन से कहती है, ओए लेडी, तुम्हें मना किया था ना कि माया से नहीं मिल सकती हो, तुम्हें समझ भी नहीं आता है, जाओ यहाँ से। इस वक्त माया प्रैक्टिस कर रही है। खोन वहाँ से जाने लगती है, जिस पर माया खोन को रोक लेती है और यहाँ पर वो मानी को बताती है कि ये उसकी ट्यूशन टीचर है। यहाँ पर माया मानी से कहती है कि वो उसके शेड्यूल को जरा अच्छे से प्रिपेयर करे, क्योंकि 1 वीक में वो 3 डेज ईट के साथ जा करके स्टडी करेगी। इस पर मानी कहती है, तुम्हारा शेड्यूल ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर्ड है और तुम्हारे शेड्यूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी टाइम खाली नहीं है जिसके अकॉर्डिंग तुम ईट के घर पर जा करके स्टडी कर सको। तो बेटर रहेगा इन सारी फालतू की बकवास में अपना टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी चलो, शूट के लिए भी देर हो रहे हैं। मानी माया को वहाँ से ज़बरदस्ती लेकर के जाने लगती है। खोन को अपसेट देख करके वी उसकी हेल्प करता है और यहाँ पर अब खोन और वी दोनों ही मिल करके मानी को मनाने की कोशिश करते हैं। खोन का कहना था कि माया एक अच्छी सेलिब्रिटी है, सारे किड के लिए वो एक आइडियल है। इन केस अगर शूटिंग की वजह से माया एग्ज़ाम में फेल हो जाती है तो तुम खुद ही सोचो ना कि माया की कितनी ज़्यादा इंसल्ट होगी, पूरी मीडिया में माया की रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। क्या तुम ऐसा चाहती हो? तुम तो यही चाहती हो कि माया को अवार्ड मिले, बहुत सारे अवार्ड मिले, उसकी फिल्म हिट जाए। क्या तुम ये चाहती हो ना? तो सोचो अगर माया किसी एग्ज़ाम में फेल हो गई तो उसकी कितनी ज़्यादा इंसल्ट होगी। खोन और वी की बातें सुनने के बाद मानी भी उन दोनों की बातों में आ जाती है और वो फाइनली माया को परमिशन दे देती है। ठीक है, तुम जा सकती हो, मैं तुम्हारा शेड्यूल अरेंज करती हूँ, लेकिन हाँ इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हें ड्रॉप करने के लिए और तुम्हें रिसीव करने के लिए मैं पर्सनली आऊँगी जाऊँगी। अगर तुम्हें मंजूर है तो बोलो। जिस पर वी और खोन रेडी हो जाते हैं। खोन वी को थैंक्स बोलती है कि उसकी हेल्प की वजह से माया रेडी हो गई है, अदरवाइज़ मानी तो माया को कभी भी परमिशन नहीं देती। यहाँ पर दिखाया जाता है माया के फैंस उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आए हुए थे, जिन्हें वो खोन और वी को देती है। वो वी को स्वीट देती है खाने के लिए। वी उस स्वीट को खोन को दे देता है क्योंकि खोन ने बताया था कि उसके भाई चीन को स्वीट बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर वी खोन से कहता है कि अब वो अकेले घर वापस कैसे जाएगी, बेटर रहेगा अगर मैं ड्रॉप कर दूँ। जिस पर खोन भी रेडी हो जाती है कि ठीक है, थैंक यू सो मच, एडवांस में कह रही हूँ। ये सारी बातें सुनने के बाद माया को बुरा लगता है, वो हर्ट होती है क्योंकि वो वी को बहुत ज़्यादा लाइक करती है और वो वी के साथ किसी अदर लड़की को तो बिल्कुल भी देख नहीं सकती है। लेकिन यहाँ पर खोन थी तो इसी वजह से वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर देती है। आगे कौन ईट को लेकर के बैठी हुई थी, वो उसकी स्टडी करवा रही थी और साथ ही ये भी पूछती है कि क्या उसे सब कुछ समझ में आ रहा है। जिस पर ईट कहता है, हाँ मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, बस तुम कंटिन्यू रखो और बार बार मुझसे मत पूछो, ओके, मैं तुम्हें आंसर बाद में रिप्लाई कर दूंगा। जिस पर कौन अपने एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करती है। ईट ने अपने आंखों पर ग्लासेस को वेयर किया हुआ था और वो सो रहा था। कुछ टाइम के बाद अचानक से वो गिर जाता है, जिस पर कौन को रियलाइज़ होता है कि ईट उसकी एक्सप्लेनेशन को नहीं सुन रहा था बल्कि वो सो रहा था। कौन ईट की हेल्प करने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन ईट को यहाँ पर लगता है कि कौन उसे हिट करने के लिए आ रही है। वो उसे मना करता है कि मुझे हिट मत करना। तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है माया की। माया को देख करके ईट कौन की कंप्लेन करता है, तुम देख रही हो किस तरह से वो मुझे हिट करने वाली थी। माया ईट से अपने आप को छुड़वाती है और खोन के पास आकर के उससे परमिशन लेती है कि क्या वो उसे भी स्टडी करवाएगी। जिस पर ईट काफ़ी सरप्राइज हो जाता है। वो माया के पास आता है, सच में तुम भी स्टडी के लिए आई हो? क्या सच में तुम स्टडी करोगी? जिस पर माया कहती है, ऑफ कोर्स, इतनी अच्छी टीचर है तो जाहिर सी बात है अगर मैं स्टडी अच्छी करूँगी तो एग्ज़ाम में टॉप कर सकती हूँ, बस इसी वजह से आई हूँ। माया के आ जाने की वजह से ईट अब स्टडी पर फुल कॉन्सेंट्रेशन कर रहा था। खोन तो तब शॉक्ड होती है जब वो ईट से क्वेश्चन करती है और ईट सारे क्वेश्चन का आंसर सही रिप्लाई करता है। खोन दिल ही दिल में बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि उसके डैड की ट्रिक सच में काम आ रही है। माया ईट के पास बैठी हुई थी तो ईट उसकी नोटबुक में हार्ट बनाता है और उस पे माया का नाम लिखता है। माया उसे कहती है स्टडी पे फोकस करो और इन सारी चीज़ों पे फोकस बाद में करना। और यहाँ पर खोन एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट रखती है। माया दूसरी जगह पर बैठ जाती है। वैसे तो ईट स्टडी के नाम से इतना ज़्यादा चिढ़ता था कि वो हमेशा स्टडी से दूर भागा रहता था, लेकिन माया के आ जाने की वजह से आज वो बुक के ही साथ चिपका हुआ था, जिसे देख करके खोन बहुत ही ज़्यादा खुश थी।
अब माया खुद भी स्टडी कर रही थी और इट को भी स्टडी पे फोकस करने के लिए कह रही थी। जहाँ इट म्यूज़िक सुनता या फ़ोन को यूज़ करता तो वहीं माया उसे स्टॉप करवाती और उसके हाथ में पेन और नोटबुक दे देती थी कि स्टडी पे फोकस करो, बाद में सब कर लेना। स्टडी कंप्लीट होने के बाद माया घर वापस जाने वाली रहती है। इट उसे टाइटली पकड़ लेता है। क्या बात है माया, तुम्हारा बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा रूड लग रहा है, आखिर बात क्या है? तुम मुझसे नाराज़ हो क्या? तुमने मेरी सॉरी को एक्सेप्ट नहीं किया? जिस पर माया ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है। सच में तुम्हें तो सही से सॉरी भी नहीं कहने आता है। पीछे से कौन भी वहाँ पर आ जाती है। दोनों की बातें सुनने के बाद माया के जाने के बाद वो इट को सजेस्ट करती है कि एक गुड बॉय की तरह उसे माया के सामने जा करके फेस टू फेस सॉरी बोलना चाहिए। अब इट कौन से कहता है, इसका मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं एक बैड बॉय हूँ? इस पर कौन कहती है, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि तुम बैड बॉय हो। इट एक बार फिर से कौन से फाइट करने लगता है बैड बॉय के टॉपिक को लेकर के, जिस पर कौन कहती है, सच में माया ने तुम्हारी सॉरी को एक्सेप्ट नहीं किया ना, बहुत ही अच्छा काम किया। सच में ऐसे बाइकर बॉय की सॉरी को तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। जिस पर इट गुस्से में कहता है, यू आंट, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या सच में मैं तुम्हें एक बाइकर बॉय दिख रहा हूँ? आई एम ए रेसर। माया घर जाने से पहले अपनी नोट को कंप्लीट कर रही थी, जहाँ पर इट थोड़ी सी हिम्मत बनाता है और वो माया के सामने ये बोलने की कोशिश कर रहा था कि वो उसे सॉरी बोलना चाह रहा था, लेकिन वो काफ़ी हेजिटेशन में था। तब वहाँ पर खोन आ जाती है और वो माया से कहती है कि इट तुमसे सॉरी बोलना चाह रहा है फेस टू फेस, लेकिन देखो इससे तो बोला भी नहीं जा रहा है। इट हिम्मत बना करके माया से सॉरी बोलने ही वाला था, जस्ट वहाँ पर आंट की एंट्री हो जाती है। आंट यहाँ पर इट को बताती हैं कि उसकी बाइक वापस आ चुकी है, जिसकी वजह से इट इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि अपनी आंट को सामने देख करके हक कर लेता है और उन्हें किस भी कर लेता है कि थैंक यू सो मच ये गुड न्यूज़ देने के लिए। जिस पर आंट कहती है, आई नो तुम खुश हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे चीक को इस तरह से गीला करके जाओगे। काफ़ी टाइम के बाद इट की बाइक उसे वापस मिली थी, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश था और एक्साइटेड भी था। वो फटाफट अपनी जैकेट को वेयर करता है अपनी बाइक को चलाने के लिए, लेकिन सामने वी मिल जाता है। वी की देने से पहले इट को कहता है कि वो कुछ सुनना चाहता है, क्या उसे याद है? जिस पर इट गुस्से में कहता है कि मुझे वापस करो, लेकिन बाद में इट को रियलाइज़ होता है कि उसे वी को थैंक्स बोलना चाहिए। वो की लेते हुए वी को थैंक्स बोलता है, थैंक यू सो मच इस बाइक के लिए। मानी का कॉल आता है माया के पास, जो उसे बताती है कि बस वो उसे ड्रॉप करने के लिए आने वाली है। माया सामने ही वी को देख लेती है एंड देन वो मानी को मना कर देती है, एक काम करो तुम रहने दो, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, मैं वी के साथ आ जाऊंगी। साथ ही वो वी से कहती है, क्या तुम मुझे मेरे घर पर ड्रॉप कर दोगे अगर तुम फ्री हो तो? जिस पर वी कहता है वो फ्री है और वो माया को उसके घर पर ड्रॉप भी कर देगा। माया काफ़ी खुश थी, लेकिन यहाँ पर इट उन दोनों की बातों से काफ़ी जेलसी फील कर रहा था। इसी वजह से वो कॉल का नाटक करने लगता है। इट माया के पास जाता है और उससे कहता है, तुम्हारे डैड का कॉल था, अर्जेंट है, जल्दी चलो। और माया को हेलमेट वेयर करता है और अपने साथ ले लेता है। वी यहाँ पर पूछता है कि क्या इमरजेंसी है, मैं भी साथ में चलूँ? जिस पर इट मना कर देता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं हैंडल कर लूँगा। आंट इट को लेकर के काफ़ी परेशान थी, इसी वजह से वो इट से कहती है कि वो अपनी बाइक को नॉर्मल स्पीड में चलाए। साथ ही वो इट के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान भी थी कि अगर फिर से कुछ ऐसा हो जाएगा तो मे भी हो सकता है कि फिर उसे दोबारा बाइक ना मिले।